किसान साथियों, आज हम जानेंगे जब हमारी गेहूं की फसल गोभ या फिर गबोड़ अवस्था में आ जाती है तो इस अवस्था में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी 5 गलतियां हम कर बैठते हैं जिससे हमारे इस अवस्था में बहुत नुकसान होता है। हमारी बालियां सही से नहीं आती हैं, हमें कम पैदावार मिलता है। तो आज हम गेहूं की गोभ अवस्था में या फिर गबोड़ अवस्था में या फिर गर्भावस्था, जो भी आपके वहाँ बोला जाता हो, उस अवस्था में कौन कौन सी 5 गलती नहीं करनी है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी, या फिर बालियाँ निकलने से पहले क्या 5 गलती नहीं करनी है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आज की ये पूरी वीडियो देखिएगा। जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपका सुझाव हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की अभी ज़्यादातर जो फसलें हैं उसमें गबोड़ अवस्था या फिर गोभ अवस्था आ गई होगी। इस समय बालियां तने के अंदर बनना चालू हो जाती हैं। तो यहाँ पे कैसे पहचान किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका होता है। ज़्यादातर किसान साथियों को पता ही होता है, जो बाल आपके गेहूं का पौधा होता है, इसके जो तने होते हैं, तने में थोड़ा सा मोटाई आने लगे, तने के अंदर जब आप बीज से उसको तोड़ के भी देखेंगे तो छोटी सी बाली आपको नज़र आ जाएगी। ठीक उसी समय कुछ गलती नहीं करना है, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है तो फ़ायदा मिलता है। सबसे बड़ी और सबसे अहम और सबसे ज़्यादातर किसान साथी जो गलती करते हैं वो गलती होती है पानी की कमी। गेहूं की गबोड़ अवस्था में आपके पौधे को पानी की भी प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय आपके पौधे में बालियों का विकास होना स्टार्ट होता है, बालियां बनना चालू होती हैं। इस अवस्था में अगर पानी की कमी हो जाती है, अर्थात नमी की कमी हो जाती है, तो आपके पौधे में सही से बालियों का निर्माण नहीं हो पाता है। जब बालियों का अच्छे से निर्माण नहीं हो पाएगा तो आपके पौधे में बालियाँ पतली, छोटी, कमज़ोर निकलेंगी। बाद में दाने भी उसी हिसाब से आएंगे। जैसी बालियाँ निकलेंगी उसी हिसाब से तो आपको दाने आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ध्यान यही रखना है, नमी इस अवस्था में बना के रखना है, नमी की कमी नहीं होने देनी है। आप हल्का हल्का पानी भर के भी नमी बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पे लेकिन एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी भरना भी नहीं है। दोनों कंडीशन में आपकी फसल को काफ़ी नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा पानी भरने से भी आपके पौधे में पीलापन आ सकता है। आपके जो पौधे होते हैं गिरने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बालियाँ बनती है उस समय पौधे पे थोड़ा सा ज़्यादा लोड भी हो जाता है, या फिर बालियाँ निकल आई हों तब भी अगर मान लीजिए आपने पानी भर दिया तो क्या होता है, पौधे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ किसी भी अवस्था में गेहूँ में कभी भी पानी भरना नहीं चाहिए। पानी भरे और सूख जाए उतना ही पानी चाहिए। पानी लंबे दिन तक, कई दिन तक भरा रहता है तो हमेशा नुकसान पहुंचता है। अब ऐसा कहाँ पे होता है, ऐसा वहाँ पे अक्सर देखा गया है जहाँ पे जो नहर से सिंचाई की जाती है। मान लीजिए वहाँ पे किसान भाई ने पानी खोल लिया, घर पे चले गए, खाना पानी खाया, भूल गया, कुछ भी हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया, पानी भर गया। वो पानी जल्दी सूखता नहीं क्योंकि सर्दियाँ होती हैं और उतना जल्दी पानी, खासकर जो भारी मिट्टी होती है वहाँ पे तो बहुत देर में सूखता है। हल्की मिट्टी होगी तो मान लीजिए थोड़ा बहुत जल्दी सूख भी जाता है। तो मतलब कोई भी मिट्टी हो, ज़्यादा पानी मत भरिए, हल्का हल्का सिंचाई करके भी आप काम चला सकते हैं। तो पहला चीज़, नमी बना के रखना है लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करना है, ज़्यादा पानी नहीं भरना है। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है, अब बहुत सारे किसान साथी, मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे किसान साथी जब बालियाँ निकल रही होती हैं या फिर बालियाँ जब गबोड़ अवस्था आ जाती है गेहूँ में, इस अवस्था में यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि इस अवस्था में यानी गोब अवस्था में यूरिया डालने से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी चाहे पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। अगर आप गोब की अवस्था में, गबोड़ अवस्था में यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, पौधे अपने वृद्धि में जो यूरिया होता है उसमें से जो नाइट्रोजन मिलता है उसका इस्तेमाल पौधे अपनी वृद्धि में करते हैं। मतलब आपके पौधे की लंबाई बढ़ने लगती है। जब फसल की लंबाई बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि आपकी फसल गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। दूसरा नुकसान होता है, इस समय यूरिया डालने से पौधे में बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो जितना भी आपको यूरिया, जितना भी आपको नाइट्रोजन आपके पौधे को देना था, वो बुआई के बाद 50 या 55 दिन के अंदर ही डाल देना होता है। इसके बाद गेहूं की फसल में हम यूरिया या फिर कोई भी दानेदार खाद, हम मिट्टी में कुछ भी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हम जो कुछ भी डालेंगे उसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एनपीके हम डालते हैं, वो आप डाल सकते हैं बेशक, लेकिन हाँ, इस अवस्था में यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। करते हैं तो फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। फ़ायदा यही होता है कि हाँ, बालियाँ थोड़ा सा जल्दी निकल आती हैं। नुकसान ये होता है कि लंबाई भी ज़्यादा पड़ने से आपके पौधे गिर सकते हैं, और यहाँ पे यही नुकसान होता है। इसके साथ आपको यूरिया नहीं डालना है तो आखिर डालना क्या है, नंबर 3 पे हमने वही रखा हुआ है। पहली चीज़ आपको तो इस्तेमाल करना है 05234।
अब NPK 05234 डालते समय ही हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें मिला के डाल देते हैं, उसमें हमने फफूंदनाशी मिला दिया, कीटनाशी मिला दिया, NPK मिला दिया, बोरोन मिला दिया, तमाम चीज़ें हमने मिला दी, ग्रोथ प्रमोटर मिला दिया। तो कभी भी आप अगर मान लीजिए एक साथ बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं तो भले ही वो आपस में रिएक्शन ना करे, लेकिन उसके जो लगने का परसेंट होता है उसमें कमी आती है, आपके पौधे को कम लाभ मिल पाता है। एक साथ बहुत सारी चीज़ें आप डाल देंगे, मान लीजिए आपके थाली में एक साथ बहुत सारा भोजन रख दिया गया, तो आप उतना सारा तो खा पाएंगे नहीं, यानी उसका प्रयोग पौधे थोड़ा कम मात्रा में कर पाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 05234 डालने वाले हैं, तो सबसे पहला ध्यान यह रखना है कि इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले करना है, बालियाँ बनते समय करना है, ना कि बालियाँ निकलते समय। अक्सर हम यहाँ पे गलती करते हैं कि जब हमने देखा 2-4 बाली निकलना स्टार्ट हुई, उस समय हम 05234 डालते हैं। इस समय डालते हैं, हालांकि डालते हैं तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिलेगा ही, लेकिन हाँ, जिस लिए आप डालने वाले हैं वो फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसका काम होता है, इसमें होता है 52% फास्फोरस, 34% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। अब फास्फोरस इस अवस्था में आपके पौधे में भोजन पहुँचाने का काम करता है, बालियों तक सबसे ज़्यादा भोजन जाता है, तो बालियों का निर्माण थोड़ा अच्छे से होता है। पोटेशियम से फल फूल दाने बीज का विकास अच्छे से होता है, तने में भी थोड़ा सा मजबूती आती है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं, अच्छे से उसमें हरियाली भी रहती है। तो यहाँ पे 05234 कब डालना है? बालियाँ बनते समय डालना है, न कि बालियाँ निकलते समय डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसकी मात्रा की बात की जाए तो 1 से लेकर 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फ़ायदा आपको अवश्य मिलेगा। तो ये तो पहला चीज़ हो गया, 05234 डालना है। अब इसके साथ चौथे नंबर पे हमने रखा है बोरोन। बोरोन का भी इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले आप करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 ग्राम या फिर अधिकतम 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 05234 के साथ मिला के डाल देना होता है। अलग अलग घोल बना के डालना है, इकट्ठा कोई भी चीज़ ना मिलाइए। अगर आप ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं तो अलग अलग घोल बनाइए, उसके बाद टंकी में जब आप स्प्रे करेंगे तो एक साथ आप मिला के डाल सकते हैं। अब एक सवाल यह आता है कि मान लीजिए आपकी गेहूं की फसल गबोड़ अवस्था में है, आपको लगता है थोड़ा बहुत फसल में पीलापन आ गया है, तो ये पीलापन अगर नाइट्रोजन की कमी की वजह से है, तो आप इस NPK 05234 के साथ 1 किलो या 1.5 किलो दानेदार यूरिया भी स्प्रे कर सकते हैं। 1 से 1.5 या 2 किलो तक स्प्रे कर देंगे तो थोड़ा बहुत जो नाइट्रोजन की कमी आपके पौधे में दिख रही थी वह दूर हो जाएगी। यूरिया का इस्तेमाल तभी करना है जब आपको एकदम कन्फर्म हो कि हाँ, ये नाइट्रोजन की कमी से ही पीलापन है। पीलापन होने की बहुत सारी वजह होती है, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। फिलहाल पीलापन दिखता है तो आप यूरिया डाल सकते हैं या फिर आप जिंक भी डाल सकते हैं। 12% वाली जो जिंक आती है 120 ग्राम अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो भी अच्छा लाभ मिलता है। जिंक से भी पीलापन दूर हो सकता है अगर जिंक की कमी से पीलापन है तो यहाँ पे अपने फसल के हिसाब से आपको इन खादों का चुनाव करना है। 2 चीज़ें तो आपको डालना ही डालना है, NPK 05234 1 से 1.5 किलो, साथ में डालना है बोरोन। अब साथ में यूरिया 1 से 1.5 या 2 किलो आपको तब डालना है जब आपके पौधे में पीलापन हो। हालांकि जिंक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इस समय जिंक आपको 12% वाला ही इस्तेमाल करना है जो चिलेटेड रूप में आता है। आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 05234 में फास्फोरस 52% होता है और फास्फोरस के साथ हम जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल 12% वाला जिंक ही आप डाल सकते हैं। डाल तो सकते हैं लेकिन हाँ, अलग अलग घोल बना के डाल सकते हैं, इकट्ठा घोल के भी आप नहीं डाल सकते हैं। इकट्ठा बहुत लंबे समय तक इन दोनों खादों को मिला के रखा नहीं जा सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 चीज़ें NPK 05234, बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम और जिंक 12% वाला 120 ग्राम, ये 3 चीज़ें आप डाल लेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आप यूरिया भी 1 से 1.5 या 2 किलो, क्योंकि NPK 05234 में नाइट्रोजन नहीं होता है तो अलग से भी आप यूरिया 1 किलो या 1.5 किलो या 2 किलो स्प्रे कर सकते हैं। अपने फसल में पीलापन के हिसाब से आप स्प्रे करिए, नाइट्रोजन की कमी हो तभी आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बस बालियाँ निकलने से पहले यही बातें आपको ध्यान रखना है। अब नंबर 5 पे हमने रखा है सबसे आवश्यक बात। सबसे आवश्यक बात क्या होता है? अब आपको कैसे पता चलेगा आपकी फसल कैसी है, आपको कैसे पता चलेगा आपके मिट्टी में नमी है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, आपके पौधे में अच्छे से बालियों का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने खेत में जाएंगे, अपने खेत की देखभाल करेंगे। आप डेली नहीं जा सकते हैं, सप्ताह में 1 बार 2 बार तो आप जा ही सकते हैं। तो अच्छे से आपको खेत की निगरानी करनी है। कोई भी बीमारी पूरे खेत में एक साथ नहीं फैलती है, ये भी बात आपको पता ही होगा।
कोई भी बीमारी फैलती है तो उसका कहीं शुरुआती स्थान होता है। तो मान लीजिए कोई बीमारी, कोई कीटों का अटैक हुआ है, तो जहाँ से हुआ है अगर आप वहीं पे उसका नियंत्रण जल्दी कर देते हैं, अब जल्दी आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने खेत की निगरानी करेंगे, समय समय पे अपने खेत में जाते रहेंगे। मान लीजिए नमी की कमी हो गई है तो आप जाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ नमी है या नहीं है। तो अच्छे से खेत की देखभाल करना है। अच्छे से कोई बीमारी लग जाती है तो शुरुआती अवस्था में ही अगर आप उसका नियंत्रण कर देते हैं तो एक तो आपको दवाओं का खर्चा बचता है, आपकी लागत भी बचती है और आपका नुकसान भी कम होता है। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।